हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में, जहां आपको एनसीईआरटी की सभी बुक्स का एक्सप्लेन सभी चैप्टर्स के डिटेल में मिलेंगे और टीजीटी यूपी टीजीटी के सारे इंग्लिश एक्सप्लेनेशन नोट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ सीटेट यूटेट के भी रिटर्न और पीडीएफ भी इसी चैनल पर मिलेंगे। तो हम अपनी मैराथन को आगे करते हैं। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। ठीक है, केवल भाषा को माध्यम ही कह कि भाषा जो केवल हमारे संप्रेषण का ही एक हिस्सा नहीं होती, माध्यम नहीं होती, उसके और भी हैं, जैसे आदान प्रदान के साधन के रूप में। तो भाषा विचारों के यानी अगर मेरे माइंड में जो कुछ आ रहा है उसको मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी करा रहा है तो उसको बता रही हूँ, तो ये क्या आदान प्रदान हो गया। आपको लग रहा है कि नहीं दीदी इसके अलावा ये भी हो सकता, तो आप ये मुझे कमेंट में लिख के देंगे। तो ये होता है सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने के करने के रूप में। हाँ जी, सार्थक बनाने के या करने के रूप में इसलिए है क्योंकि अगर हम समाज में रह रहे हैं और हमें अगर एक दूसरे से बातें करनी है तो जो भाषा हमारे लिए सहज होगी, यूज़फुल होगी और जिससे सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा, हम उसी भाषा का यूज़ करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति तथा सभ्यता को विकसित करने के रूप में सहायक रूप में है। भाषा लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध, कोई भी भाषा किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है। ठीक है, भाषा के कितने भेद हैं अब आप खुद देखिए। भाषा के कितने भेद हैं। एक आपका लिखित भेद, जो हम लिख के मौखिक बोल के सांके जो हमने संकेतों से बात कर सकते हैं। अब हमारे आता है कि भाषा अर्जन, कि भाषा को अर्जन क्या है। भाषा का अर्जन ये है कि जिस फैमिली में हमने जन्म लिया है, उसमें जो भाषा बोली जा रही है उसको समझने में हमें कोई भी मुश्किल नहीं आ रही, उसे समझ के हम फिर तुरंत बोल रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अर्जित की हुई भाषा हो जाएगी और हमारी फैमिली से वो हमें मिली है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बातें। ये मैराथन है, इसीलिए मैं आपको चीज़ें बता दी जाएगी। तो इसकी कौन कौन से काइंड्स हैं अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है। आप खुद देखिए। स्वाभाविक प्रक्रिया, हाँ जी, जब हम परिवार है, स्वाभाविक सभी बोल रहे हैं, वातावरण चारों तरफ हम देख रहे हैं सहज, हाँ हमें कोई टेंशन नहीं हो रही है बोलने में, हमें कोई मुश्किल नहीं हो रही है, हमें कोई अभ्यास नहीं करना पड़ रहा। जैसा सब कोई बोल रहा है हम वैसे ही देख के उसको फॉलो कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। अचेतन अवचेतन प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है। अर्जन और संबंध मातृभाषा का ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही। और अनौपचारिक प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। भाषण किस वजह से होता है, अब यहाँ पे देखिए भाषा, जब भी मैंने आपको बताया था हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें और अपने पर्यावरण, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है, अभी मैंने आपको बताया जब बच्चा पैदा होता है उसमें वहाँ पे जो ऐसे ही लोग फैमिली बातें करती है उसी को सुनकर वो फॉलो करता है। ठीक है, तो पर्यावरण में जैसे कि कोई किसी को सुन रहा है, देख रहा है, फिर वो कैसे किस बात को समझता है वो उसी हिसाब से बातें करता है। ठीक है, मातृभाषा क्या आप पूछा है, मातृभाषा क्या है। किसी भी व्यक्ति के भाषा का पहला रूप बच्चे के घर में बोली जाने वाली मातृभाषा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। जो भी भाषा हम अपने परिवार से अर्जित करते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। स्कूल जाने से पहले जो भाषा हमने सीखी है, समझी है, वो हमारी मातृभाषा है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम आते हैं यहाँ पे अधिगम। अभी भाषा अधिगम क्या है। भाषा अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं। चेतन जब हम एक्टिव हो रहे हैं तो हमें उसमें क्या होता है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती, कौशल सीखने से शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। तब भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया। कैसी है, औपचारिक प्रक्रिया। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से। आप कहने का मतलब है, जब मेरे घर में मान लीजिए हम लोग हैं, हम हिंदी यूज़ कर रहे हैं, या आप सोच लीजिए किसी क्षेत्र में है, ठीक है, तो उसने उसी भाषा में सीखा। मान लीजिए कोई हरियाणवी भाषा सीख रहा है, उसको परिवार में वही बोली जाती है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो स्कूल जाता है या बाहर जाता है, अब उसको क्या है, अगर वो इंग्लिश सीख रहा है तो उसमें लैंग्वेज सीखते समय उसे चीज़ें, उसकी नियम उसे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, किताबें पढ़नी होती है, कौशल सीखने होते हैं, जब शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि संस्कृत का टीचर जब आपको पढ़ाता है
तो अदर सब्जेक्ट का टीचर वो संस्कृत नहीं पढ़ा सकता है। जो संस्कृत और इंग्लिश हिंदी ये 3 सब्जेक्ट के टीचर ही आपको पढ़ाएंगे। आप अगर आप सोचे कि जो संस्कृत वाले टीचर से इंग्लिश पढ़वा लेते हैं और इंग्लिश वाले से हम संस्कृत पढ़वा लें, हिंदी पढ़वा लें, तो पॉसिबल नहीं होगा। जिसको जिसमें मास्टरी हुई वो वही पढ़ाएगा, ठीक है। भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा एक औपचारिक प्रक्रिया, अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से, चेतन प्रक्रिया, प्रयास रहना पड़ेगा, औपचारिक माहौल चाहिए, ठीक है। ये देखिए, और स्किनर के अनुसार भाषा अनुक्रम पूर्वक्रम में सीखी जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो बताइए भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर क्या है। अभी तक हमने ये जो है कि क्या है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाषा अर्जन ये क्या है। अवचेतन प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया, अनौपचारिक प्रक्रिया, मातृभाषा। यानी अब पूछा अधिगम। अधिगम में क्या है, अवचेतन था। भाषा अर्जन में यानी जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं। चेतन प्रक्रिया में हमें नियम याद कर, नियमबद्ध है। औपचारिक है, दूसरी तरफ से सीखना है, ठीक। दूसरी भाषा होती है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आते हैं भाषा अर्जन। भाषा अर्जन में भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर यही है कि वातावरण का अंतर है। अब अभी तक बच्चा इस घर पे था, कोई उसे रोक टोक नहीं थी। जो उसके परिवार में बोली जा रही है बात, जो वातावरण में सुन रहा है, देख रहा है, वही बोल रहे हैं। अब वो स्कूल जाता है, वो देखता है कि हर अगर कोई लैंग्वेज है तो उसका क्या रूल है, उसके वो नियम पढ़ने पड़ते हैं। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, वातावरण के। अब हम मतलब टारगेट लैंग्वेज क्या है, दूसरी भाषा यह स्कूल की भाषा होती है, जी। अब आता है मातृभाषा। अभी मैंने बताया भाषा का पहला रूप या भाषा जिसे हम अर्जित करते हैं। यहाँ तक आपको बात बेटा समझ में आ रहा है? मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से शेयर कीजिए, ठीक है। बच्चे अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हुए हिंदी की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, ठीक है। अपनी बात कहते हैं। यह बात है क्या, स्वाभाविक, निंदनीय, अनुचित, विचारणीय? आपको पता ही है आंसर स्वाभाविक है। एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया से सीखेगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने दो। बच्चे को स्वयं अभिव्यक्त करने में उनकी मातृभाषा में करने देंगे। यानी कि अगर वो बच्चे को आप उसको पता है कि उस शब्द को उसकी मातृभाषा में क्या है, वो जल्दी सीख लेगा, ठीक है। और उसकी तरह से उसी तरीके से वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। जैसे सड़क बोलना, ये एक स्वाभाविक बात है। हम मातृभाषा और बहुभाषिता को स्वीकार करते हैं कक्षा में, ठीक है। अब आते हैं भाषा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं। विविध रूप देखिए, विविध रूप क्या है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। भारत में 1963 भारत में 1963 के ओला यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 में जो 1 में हिंदी भारत की क्या है, एक राजभाषा है। और मानक भाषा क्या है, शिक्षा और कार्य में जो मानक भाषा होती है, जिससे कार्य में ऑफिस में जो भी कार्यालय हेतु का वर्क होगा वो वाली भाषा है। अब ये भाषा के कौन कौन से, एक होता है 6 सप्ताह का बच्चा कूकना होता है। क्या होता है, कूकना होता है। कूकना हो गया, बलबलाना हो गया, एक शब्द चरण, 1 साल का। टेलीग्राफिक 2 चरण, 18 माह से 24 माह। लंबे उच्चारण यानी जब बच्चा 2 से 4 साल का होगा तो लंबे लंबे शब्द बोलने लगेगा और उसे शब्दों का अर्थ भी समझ में आएगा। आपको मेरी वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और उसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा।
अब एक प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार क्या है, 1 साल में बच्चा 3 शब्द सीखता है, 2 साल में बच्चा कितने शब्द सीख रहा है। देखिए स्मिथ ने क्या कहा है, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में 3 शब्द सीख रहा है, 2 साल में 272 शब्द सीख रहा है, 5 साल में 2072 शब्द सीख रहा है। ओके, चलिए अब हम यहाँ आते हैं भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ क्या है, व्याकरण विधि है, कौन कौन सी है, व्याकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, संप्रेषण परक विधि, निगमन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, सम्मिश्रण विधि, आगमन विधि। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन, यानी व्याकरण विधि के बारे में बता रहे हैं। शब्द संयोजन व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। ठीक है, अब व्याकरण अनुवाद विधि कौन कौन सी होती है देखिए। यह विधि शताब्दी के अंत तक परंपरागत व मानव विधि के रूप में प्रचलित रही। ठीक है, ओके। इसमें व्याकरण अनुवाद 2 विधियाँ परस्पर संयोजित है। ठीक है, इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते, परंतु बोलने से ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। इस विधि में बच्चों को मातृभाषा के अनुवाद में भाषाएं सिखाई जाती है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक्ष विधि, या ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष विधि को और भाषा में क्या कह सकते हैं, तो मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इस विधि में शिक्षार्थी मातृभाषा की मध्यस्थता को बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। कहने का मतलब मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाए। कहने का इस विधि में शिक्षार्थी की जो मातृभाषा के मस्तिष्क के बिना, यानी जो मातृभाषा वो यूज़ कर उसके बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। अभी तक तो मातृभाषा में पढ़ा था, अब उसके अलावा अदर भाषा जो उसको सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चे मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर, अब अगर उसकी मातृभाषा घर में हिंदी बोली और स्कूल में इंग्लिश चल रही है उस जगह, तो उसको वो तो ठीक है वो सीखेगा, लेकिन इंग्लिश भी सीखेगा। ठीक है, वो लक्ष्य को आधार बनाया जाता है। अब है सम्मिश्रण विधि। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों को सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे सम्मिश्रण कहते हैं कि मिला के। ठीक है, इस विधि के अंदर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया व्यवहारिक, अगर उसको लग रहा है कि भाषा सीख रहा है लेकिन अदर भाषा की भी ज़रूरत है तो उसे थोड़ा बहुत उससे पूछने के लिए, उससे अपने सवाल का जवाब, अब सपोज़ करो अगर हम कोई बच्चा गांव का है और हिंदी मीडियम का, वो मेरे पास आता है क्वेश्चन के लिए, उसमें टोटली इंग्लिश में बोल रही नहीं बता पाएगा, लेकिन उसी क्वेश्चन को मिला के थोड़ा बहुत पर, तो वो बच्चा क्या समझ रहा है कि ये मुझसे मैम क्वेश्चन पूछ रही है, लेकिन कुछ जो वर्ड इंग्लिश है उसको भी मैडम ने हिंदी में बताया है कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो वो ज़रूर उसका आंसर दे सकता है। यहाँ आपको समझ में आई बात है। बात है आगमन विधि। आगमन विधि पूछी जाती है कि आगमन विधि क्या, इंडक्टिव मेथड, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा बताना, यानी पहले आपको क्या करना है, इसमें उदाहरण देना है। अगर आप संज्ञा का उदाहरण देंगे तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि बेटा ये क्या है, पेन क्या होता है, ठीक, टेबल क्या होती है, आप कौन से शहर में रहते हो, बच्चा बताएगा जो वो जिस भी शहर में रहते हो, तो आप ये बताने जाओ सब पूछ लोगे तो कहोगे बेटा ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं, संज्ञा होती है। तो आपने क्या किया, पहले उसे एग्जाम्पल दिए, फिर उसको धीरे धीरे लेकर चले गए कहाँ के, रूल्स की तरफ ले गए, नियम के, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले संज्ञा का उदाहरण देने के बाद उसमें परिभाषा भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। निगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर, यानी अब निगमन में क्या करना, अब आपको एग्जाम्पल नहीं देना, अब आपको क्या करना है, रूल्स बताना और आपको क्या करना है उसके बाद एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, अब ये सामान्य से विशिष्ट, यानी पहले अभी था, अब उसे और स्पेसिफिक की तरफ उसे और लेके जाना होता है। ठीक है, उदाहरण, पहले परिभाषा बताना, फिर उसके उदाहरण व प्रश्न हल करना। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हम आते हैं जीन पियाजे की तरफ। जीन पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित वाक्य, यानी जो चीज़ हम अहम अंदर ही बोलते हैं,
जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना। कहा कि ये जो विकास है वो कॉग्निटिव नहीं मानते। अहम केंद्रित वाक का मतलब बच्चा खुद से बोल कर बात करता है, कि बच्चे को जो तुम सोच रहे हो कि इसका विकास संज्ञानात्मक विकास हुआ है, तो उसको ऐसा नहीं है, उसने खुद ही से बात कर लेता है। वो 2 से 6 वर्ष की उम्र में करता है। भाषा में विचार पियाजे, अब कहता है भाषा एवं विचार में पियाजे ने क्या बताया कि जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया, फिर भाषा आई। ठीक, जीन पियाजे ने और क्या कहा कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित करती है। तो ये चीज़ें हैं। जीन पियाजे ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि जो ये भाषा को संज्ञानात्मक विकास का आप नाम दे रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये जो बच्चा है वो क्या करता है, पहले खुद ही उसे बोल कर बात करता है, उस खुद ही सीख लेता है। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई, यानी पहले भाषा नहीं है, पहले क्या है, पहले विचार आए। भाई आप किसी से बात करते हो, आपके अंदर क्या आएंगे, पहले आपके अंदर विचार आएंगे, फिर क्या आएंगे, फिर आप उससे विचार के अनुसार बात करेंगे। ठीक है। जीन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है, विचार भाषा को सुनिश्चित भी करती है। ठीक है। लेव वाइगोत्स्की, बालक भाषा अपने परिवेश या अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। ठीक है। इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का श्रेष्ठ यंत्र है, सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि हम किसी को भी जो भी बातें करते हैं अपनी भाषा के अनुसार करते हैं। जब हम मानव ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं तो समझ सकते हैं और उनको समझा सकते हैं। ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या नाम है, फिर से बताती हूँ, ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आपको आई बात समझ में? ये देखिए मैं जूम करी, ये है आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए अब है अंतरीकरण। बालक बाहरी वातावरण में अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है और संज्ञानात्मक विकास को भाषा दोनों का विकास सहायक है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा को 3 महत्वपूर्ण पक्ष दिए। कौन कौन से? सामाजिक वाक, सोशल स्पीच। एक होता है प्राइवेट यानी इनरी बोलता है, और एक आंतरिक मौन साइलेंट इनर। एक मतलब प्राइवेट ही है। ठीक है। एक 6 वर्ष के बाद आंतरिक बोलता है। अब भाषा में वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती साल में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय के बाद ये मिल जाते हैं। अभी क्या पूछा कि भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र, और पियाजे क्या कहते हैं, पहले विचार आता है उसके बाद भाषा हम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, देखो कि जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, वह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसे वह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं, बताइए? यस, इसका आंसर होगा व्यक्तिगत वार्ता। नोम चॉम्स्की, प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जमजा क्षमता को पैदा होता है, इन्नेट एबिलिटी। इसे भाषा अर्जन यंत्र कहा जाता है। ठीक है। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण है। यहाँ एलईडी की बात हो रही है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी जिस भाषा को हम अर्जित करते हैं। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है, जिसे समझना भाषा अर्जन हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र यानी एलईडी जो है 5 साल से ज़्यादा सक्रिय रहता है। ये संवेदनशील होता है, संवेदनशील काल होता है। भाषा सीखने के लिए होती है। ठीक है। अब आता भाषा अर्जन किससे संबंधित है? चॉम्स्की, स्किनर या ब्रूनर? ब्रूनर भी नहीं है। यस, सही आंसर है चॉम्स्की। भाषा कौशल में क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब यहाँ पे देखें, सुनना, बोलना,
पढ़ना लिखना, ठीक है। जो सुनना और पढ़ना हमारा ग्रहात्मक है, यानी और बोलना और लिखना हमारा अभिव्यक्ति है, जो जिसे हम अभिव्यक्त करते हैं। भाषा कौशल को मनोवैज्ञानिक क्रम कौन कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा के मुख्य 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना। एकता था वो संबंधित है, यानी ये जो चारों चीज़ें हैं ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। सुनना पढ़ना ये ग्रहण कौशल है, ग्रहात्मक कहते हैं। बोलना सीखना ये अभिव्यक्ति, जिससे हम अपनी बातें अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। भाषा में सुबोल क्रम से लिखे जाते हैं, परंतु इसे केवल सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। सुनना क्या है? सुनना क्या होता है? बच्चों को सुनने का मौका देंगे, ठीक है। ये नहीं कि हमने ये आए क्लास में और बस शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले हम आएंगे, हम बच्चों की बातें सुनेंगे। कुछ क्वेश्चन बच्चे होते ही नहीं समझ में आता, हम होमवर्क देते हैं, फिर वो पूछते हैं, तो पहले हम बच्चों को सुनेंगे, बच्चों को शब्दों का उच्चारण करवाते हैं, कहानी व कविता सुनाते हैं, ठीक है। अब आता है बोलना। कविता का पठन है, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी कर सकते हैं, को कह सकते हैं। पढ़ना, अब पढ़ने के कौशल के वाचन भी है, देखिए कौन कौन से। एक है साइलेंट, क्या है, एक आपका साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग, ठीक है। मौन पठन से बच्चों का ध्यान बेहतर होगा, तेजी से पढ़ सकेगा, ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा, बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा। अभी हमारा लाउड रीडिंग में है, यानी सस्वर पाठ, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे, सस्वर पठन से भी रस भी आता है। अध्यापिका लिखना, अब अध्यापिका बच्चे की वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुत लेख का प्रयोग किया जाएगा। लेखन के अब यहाँ पे लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं? सुलेख, यानी उसको अच्छे से लिखना। श्रुतलेख वर्तनी अशुद्धि को दूर करना। अनुलेख अक्षरों को अनुकरण कर ट्रेस करना। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को ट्रेस कैसे करवाते हो, ठीक है। ये प्रकार हो गए किसके? लेखन के। अब हम आते हैं यहाँ भाष्य विकार। अफेशिया के कारण सुनने, समझने, बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्या आती है। डिलेक्सिया क्या होती है? देखिए, पठन क्षमता, यानी पढ़ने व लिखने की क्षमता में जो हम नहीं पढ़ पाते तो उसकी समस्या होती है। पठन वैकल्पिक बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है पठन में? तो न्यून अवधान विकार नहीं, अपसारी चिन्ह पढ़ने में, अधारावाहित नहीं, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, या एक ही गविवशीय कार्य को बार बार दोहराना। तो इसका सही आंसर सी है। चलो, अब है नेक्स्ट शिक्षण त्रियामी, यानी जो जॉन डीव की ध्रुव है। क्या है? अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु, ठीक है। अब इन्होंने शिक्षण सूत्र कौन सा दिया? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, ठीक है। ये है इनके शिक्षण सूत्र। अब हम आगे चलते हैं। सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है? देखिए, चार्ट, रेडियो, टीवी, फील्ड ट्रिप, ठीक है। ये होती है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री का क्या प्रयोग है भाई, आप बताइए। हम जब पढ़ाने जा रहे हैं और क्लास बहुत मज़ेदार होनी चाहिए, उसमें जो सामग्री हो उसको कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून भाषा पर, ये आपका क्वेश्चन है, भाषा विज्ञापन आदि भाषा क्षमता विकास में है, क्या है? तो वो भाई सहायक है। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर कार्टून भाषा आदि बच्चों के साथ क्षमता विकास में है, तो ये हमारा सहायक होगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
इसका सही है बाल साहित्य। बच्चों को बाल साहित्य कहानियाँ बहुत पसंद आती है। दृश्य सामग्री कौन कौन सी जो हमें दिखाई देती है, तो ये है जो हमें दिखाई देती है, जो हम पढ़ते हैं, जिसे देख के। शामपट है, चार्ट है, सपाट है, पुस्तक, मानचित्र है। श्रव्य सामग्री में कौन कौन सी चीज़ें हैं? श्रव्य सामग्री में देखिए, श्रव्य सामग्री में हमारी है रेडियो, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर। अब दृश्य श्रव्य सामग्री फिल्म, प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, चलचित्र। क्रिया सहायक सामग्री क्या है? किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण करना। ये हमारी क्या है? क्रिया सहायक सामग्री है। मूल्यांकन व उपचारात्मक शिक्षा। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई, आपने देखा होगा छोटे बच्चों का जब एग्ज़ाम या टेस्ट लेते हैं उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं तो टीचर उसको बताता है और कि वो बच्चा आगे से ना करे। या फिर क्या होता है, बच्चा उससे की गलतियाँ, उस स्पेलिंग को कई बार लिखने की कोशिश करता है। जब स्पेलिंग ठीक से लिखता है तो आगे उस गलती से, तो आगे जो उसकी गलती होती है वो थोड़ा कम ही होती है। ठीक है, यार समझ में आया। आंकलन का क्या उद्देश्य होता है? क्या होता है, जो शिक्षक, क्या है, जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है, ठीक है, वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है ये देखना। छात्र की समस्याओं को दूर करना, यानी जब क्लास चल रही है तो टीचर जो होता है क्लास में खुद ही पूछता है कि आपको कितना समझ में आया। अगर किसी को उस चैप्टर से या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो बच्चा खुद ही उसके लिए पूछता है और टीचर उसकी समस्या को दूर करता है। छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करता है। मूल्यांकन, आकलन और मापन। अब देखते हैं कि आपका आकलन में यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। ठीक है, ठीक है। अब ये है कि मापन में ये देखते हैं बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा। आकलन में और मापन दोनों एक ही हिस्सा है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब आते हैं हम यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि निदानात्मक परीक्षण और रेमेडियल। ठीक है, जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें असफल होता कठिनाई अनुभव करता है तो छात्र की असफलता कठिनाई के पीछे कारण जानना ही उसको निदान है। यानी कि छात्र का टेस्ट ले, उसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं तो टीचर को पता ही रहता है कि इसके मार्क्स कम क्यों नहीं आ रहे हैं। उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल, जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा उससे शिक्षण करवाता है तो वो क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। निदान के बाद जो होता है उपचारात्मक। ठीक है, अब उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में क्या होगा कि जब इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा, भाषा को से कहाँ तक सीख पाया है। इसी आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है। ठीक है, ये होता है उनका उपलब्धि परीक्षण। और दक्षता यानी कि इसमें स्किल है अच्छी, जिसमें वह जान सकता है कि शिक्षार्थी इस विषय को कहाँ तक समझ में आया। भाषा कौशल, उसकी दक्षता या शिक्षण का स्तर कितना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, एक लास्ट है, ये मैं क्वेश्चंस आपको करा ही देते हैं फिर। हाँ, करा दें, चलिए ये लास्ट पढ़ लेते हैं। अभिरुचि परीक्षा क्या होती है देख लो। इसे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। ठीक है, ये भी अनुमान लगाया जा सकता है शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। अभिरुचि भी बताते हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता भी परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एप्टीट्यूड अब तो हर कंपटीशन टेस्ट में है। ठीक है, ये भी पता लगता है कि उससे बच्चे को कितना अनुमान है, उस चीज़ के कितना इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, ये रहा एप्टीट्यूड टेस्ट। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य, यहाँ भी मैंने आंसर यहाँ लिख रखे हैं। ठीक है,
फिर भी आप क्या करेंगे कि अपने दिमाग से पे लगाए फिर आंसर पे जाएंगे। ठीक है, ये वो मैंने लिख दिया था यहाँ पे। चलिए, तो अपनी पठन भाषा क्षमता का आकलन, तो इसका सही आंसर होगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, मुख्य कौशल कौन सा होगा? सुनना, बोलना। पुनर्बल क्या है? बोलना लिखना। बहुभाषिकता क्या? एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। बहुभाषिकता का मतलब यह है एक ही क्या है, एक ही कक्षा में कई कई भाषा के बच्चे होना। बहुभाषी कक्षा में बच्चे की मातृभाषा के संसाधन के रूप में किया जाता है। बहुभाषिकता हमारी पहचान है, हमारी वह का भी अभिन्न अंग भी। सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य चुनौतियाँ। इसका सही आंसर होता है ये ए, सभ्यता और संस्कृति। अब हम आते हैं यहाँ पे फिर प्रश्न उत्तर ही है वही। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए बच्चों की? कई संसाधनों में से एक संसाधन एकमात्र संसाधन नहीं है। रंग बिरंगी होनी चाहिए, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, पढ़ने का मन करता है। आसान भाषा में होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बच्चे भाषा को मात्रा को मिलाकर पढ़ सके। व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित हो, बच्चे किस तरह के अनुरूप, यानी कुछ कहानियों से रिलेटेड भी हो जिससे बच्चे पढ़े और उसे डिस्कस करें। अब आते त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र 1664 छात्र कोठारी आयोग और द्वारा भाषा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को और गैर हिंदी क्षेत्रों में भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, भाषा के रूप में हिंदी भाषा और गैर हिंदी भाषा दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी अन्य भाषा में रूप में पढ़ाया ना गया हो। ठीक है, ये यहाँ पे समझ में आई बातें। कह रहा है कि भाषा के अनुरूप यानी हिंदी भाषा के राज्य में कोई भी अन्य भाषा या या अंग्रेजी को और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। कहने का मतलब अगर वहाँ की जो मातृभाषा है तो हिंदी को वहाँ पे क्या द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जा सकता है। और तृतीय भाषा का रूप के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी उसकी आधुनिक भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया ना गया हो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, आपकी लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करेंगे कि आपको मेरी वीडियो कितनी पसंद आई। ये हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको हम कल करते हैं। कल हम प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। अब आप जल्दी से चैनल को लाइक करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।